नमस्कार, ये है न्यूज लॉन्ड्री पॉडकास्ट और आप सुन रहे हैं एनएल चर्चा। नमस्कार, मैं हूं अतुल चौरसिया। आपका खर्चा आपकी चर्चा हफ्ता दर हफ्ता हम एक बार फिर से लेकर आए हैं न्यूज लॉन्ड्री का हिंदी पॉडकास्ट एनएल चर्चा। इस हफ्ते चर्चा में हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ रहे हैं। बॉम्बे से हमारे साथ जुड़ी हैं आरिफा जौहरी, जो कि scroll.in की सीनियर रिपोर्टर हैं। स्वागत है आरिफा आपका न्यूज लॉन्ड्री चर्चा पर। थैंक यू। और इसके अलावा अहमदाबाद से हमारे साथ जुड़ रहे हैं महेश लांगा। महेश लांगा सीनियर असिस्टेंट एडिटर हैं द हिंदू के अहमदाबाद में। महेश, आपका भी स्वागत है चर्चा में। और इसके अलावा हमारे साथ हमारे एसोसिएट एडिटर मेघनाथ भी हैं। मेघनाथ, स्वागत है चर्चा में आपका। नमस्ते सर। नमस्ते। तो इस हफ्ते बहुत सारे तो विषय नहीं हैं, सारे विषय का एक ही केंद्र है, जो कि कोरोना वायरस का जो हमारे यहाँ सेकेंड वेव चल रही है पूरे देश में। खासकर कुछ स्टेट्स हैं जिसमें दिल्ली भी है, महाराष्ट्र है, गुजरात है, इन जगहों पर बहुत बुरी हालत है। तो हमारी बातचीत का सारा जो फोकस इस बार कोरोना वायरस के इस स्प्रेड पर है, जो सेकेंड वेव चल रही है, इस पर फोकस रहेगी। आरिफा भी इस मसले को कवर करती रही और उन्होंने हाल ही में एक बहुत अच्छी ग्राउंड रिपोर्ट की है, जो कि गुजरात के और अहमदाबाद के आसपास जो इलाकों में बुरी हालत है कोरोना पीड़ितों के, उसके ऊपर। तो इनसे भी बात करेंगे, महेश से भी बात करेंगे, मेघनाथ हमारे साथ हैं। सबसे पहले मेघनाथ, जो और बाकी सुर्खियां हैं, जो खबरें हैं इम्पोर्टेंट, उनके बारे में आप एक बार हमारे श्रोताओं को जानकारी दे दें। जी, कोविड-19 को लेकर ही सबसे बड़ी हेडलाइन तो ये है कि कल जैसे 24 आवर्स में 2,17,000 लोग पॉजिटिव पाए गए। ये सबसे ज्यादा मात्रा में फिगर्स है डेली राइज के। तो ये सबसे बड़ा अपडेट है। और पिछले हफ्ते ये भी अपडेट आया था कि हमने ब्राजील को क्रॉस कर लिया है नंबर ऑफ केसेस में। तो इंडिया की हालत बद से बदतर होती जा रही है। एक्चुअली अतुल सर, लास्ट हमने जब चर्चा किया था तब भी इतनी हालत खराब नहीं थी। मतलब एकदम बहुत ही जल्दी शूट अप हो गया है और ये सेकेंड वेव एकदम कहर मचा रहा है। वायरस की वजह से ये बहुत तेज शायद फैल रहा है इस बार। जी। इसके अलावा हम गुजरात और महाराष्ट्र और दिल्ली की तो सेपरेटली बात करेंगे ही। तो सीबीएसई ने क्लास 12th बोर्ड एग्जाम्स को पोस्टपोन कर दिया है और 10वीं की एग्जाम कैंसिल हो चुकी है। नीट भी पोस्टपोन होने की बात हो रही है। आई थिंक एक अपडेट आया था सुबह की नीट की एग्जाम भी पोस्टपोन हो चुकी है। और उद्धव ठाकरे ने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को रिक्वेस्ट की है कि कोरोना वायरस को नेचुरल कैलामिटी का दर्जा दिया जाए, ताकि वो स्टेट डिजास्टर रिलीफ फंड से रिस्पांस के लिए वो फंड्स यूज कर पाए। ये एक्चुअली अतुल सर लास्ट टाइम भी हुआ था। लास्ट ईयर भी उन्होंने एक नोटिस जारी की थी, फिर उसके बाद सस्पेंड किया। जी। और कुंभ मेला कट शॉट नहीं किया जाएगा, ऐसा भी रिपोर्ट आ रहा है, ऑफिशियल्स ने बोला है। पर वहां पर कुंभ मेला में 2000 से ज्यादा केसेस डेली मिले हैं, कल की बात है ये। और जो निरंजनी अखाड़ा है, उन्होंने अपना एग्जिट अनाउंस कर दिया है, क्योंकि उनके जो टॉप जो साधु है, उनके जो लीडर है, उनकी मौत हो गई है कोरोना वायरस की वजह से। और काफी उनके जो साधु है वो बोल रहे हैं कि पॉजिटिव भी है। तो वो बोल रहे हैं कि 17 तारीख तक वो कुंभ मेला छोड़ देंगे। एक बड़ी अजीब सी बात हुई है इसमें मेघनाथ, और बाकी लोगों से भी एक छोटी सी टिप्पणी यहीं पर, क्योंकि ये आपने इसका जिक्र किया कुंभ मेले का। जिस दिन तीसरा शाही स्नान था, वहां पर करीब जो टेस्टिंग हुई है, 1700 से ज्यादा लोग पाए गए थे पॉजिटिव पूरे उसमें। इसके बावजूद अभी जो अनाउंसमेंट किया है, नए गाइडलाइंस जो उत्तराखंड सरकार ने अनाउंस की है, उसमें उन्होंने कहा है कि किसी भी सोशल गैदरिंग में या रिलीजियस गैदरिंग में 200 लोगों तक की लिमिट रहेगी। शादी ब्याह की भी बात है उसमें, मंदिरों को, और कुंभ को उन्होंने उससे एग्जिट अलग रखा है। अब ये अपने आप में बड़ी, मतलब एडमिनिस्ट्रेशन का पूरी तरह से, एक तो गैर लापरवाही कह सकते हैं, उसके अलावा अनसाइंटिफिक जो पूरा टेम्परामेंट है ना, कि इतना बड़ा गैदरिंग, इतना समस्या बन गई पूरे देश में। यहाँ से, और कुंभ ऐसी चीज है कि जहां से निकल के लोग बहुत अलग अलग जगहों पे जाते हैं। ये ऐसा नहीं कि कोई पॉकेट में रहने वाले लोग हैं फिर वहीं रह जाएंगे, ये लोग पूरे देश में जाते हैं, 10-5 लोग भी जाए। ऐसे में इस तरह के पूरा जो एटीट्यूड है पूरा उत्तराखंड सरकार का, मतलब समझ से परे है।
अब ऐसे मौके पर जब लोगों की जिंदगी दांव पर है, सरकारें सुनने को तैयार नहीं है, कोर्ट को कहीं ना कहीं इस तरह से के मौकों पर, जैसे हमने देखा गुजरात हाई कोर्ट ने एक सो मोटो एक्शन उसको सुनवाई की, उस तरह से यहाँ पर भी इस तरह की चीजें होनी चाहिए, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो चाहे वहाँ का हाई कोर्ट हो, कि लोगों की जिंदगी पर बने, और आप अभी भी उसको इससे एग्जैजरेट रख रहे हैं, अलग रख रहे हैं, और वहां पर लोगों को जुटने की छूट दे रहे हैं। बिल्कुल सही है। और मैं ये भी सोच रहा था कि जो फिगर्स जो आ रहे हैं कि शाही स्नान जो कर रहे हैं लोग, 32 लाख लोग एक बार में जाते हैं वहां पे शाही स्नान करने के लिए, और काउंट दे रहे हैं बार बार। तो थोड़ा सा ऐसे शॉकिंग ही लगता है कि एसेंशियली पता भी है कि वहां पे वायरस स्प्रेड हो रहा है, पर इसके अलावा भी ये फिर भी अलाउड है, और अभी ऑफिशियल्स बोल भी रहे हैं कि इसको कोई कट शॉर्ट करने की बात ही नहीं आती। और ये और अभी भी मई तक चलेगा, मतलब अप्रैल 30 लास्ट डे है, तो और 15 दिन ये कुंभ मेला चलेगा। तो मतलब आते जाते कितने लोग कहाँ से आएंगे, वो वहां पे वायरस कहाँ कहाँ लेकर जाएंगे अपने साथ, ये बोलना बहुत ही मुश्किल हो गया है। और आगे थोड़े से हेडलाइंस दे दूं मैं तो, स्पुतनिक 5 जो कि जिसको इमरजेंसी अप्रूवल मिल चुका है, ये रशियन वैक्सीन है। ये अभी जून तक एक्सपेक्टेड है, एक्चुअली मई जून तक इंडिया में देना शुरू करेंगे, ऐसी न्यूज आ रही है। उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ कोरोना वायरस पॉजिटिव हो गए हैं, और अखिलेश यादव भी पॉजिटिव पाए गए हैं। और दोनों ने, वो जो अखाड़ा के साधु थे जिनको पॉजिटिव मैंने अभी जस्ट मेंशन किया था, वो दोनों भी मिले थे उनसे, और उसके बाद दोनों भी पॉजिटिव पाए गए। मतलब ये बोल नहीं सकते कि वहां से आया है एक्सेट्रा, पर जस्ट 24-48 आवर्स में वो पॉजिटिव पाए गए। और एक तो था कि मरकज पे बहुत कंपैरिजन्स हो रहे हैं, निजामुद्दीन मरकज जो लास्ट टाइम गैदरिंग हुआ था और लास्ट ईयर, और उसकी वजह से कितना बवाल हो गया था कि बेसिकली ऐसे गैदरिंग में कितना स्प्रेड होगा एक्सेट्रा। तो मीडिया के लिहाज से भी इस पे थोड़ा सा बात कर सकते हैं अतुल सर, बिल्कुल, कि कैसे उनका बर्ताव रहा है। इनफैक्ट मीडिया के लिहाज से इस पर भी बात होनी चाहिए, और चूंकि हमारे साथ महेश हैं, महेश, हम लगातार देख रहे हैं जब से ये सेकेंड वेव शुरू हुई है, आज 15 दिन हो गए, होली की ठीक पहले से शुरू हुई थी, और मीडिया का जो पूरा रवैया, मैं टेलीविजन मीडिया को खास करके देख रहा हूँ इसमें, और प्रिंट मीडिया भी, जो नेशनल प्रिंट मीडिया है, वहां पर महाराष्ट्र की बहुत चर्चा है, बॉम्बे की बहुत चर्चा है, हर जगह मतलब टेलीविजन पे घंटे घंटे के शो दिख रहे हैं, किस तरह से बॉम्बे फेलियर है, महाराष्ट्र फेलियर, उद्धव ठाकरे पर। गुजरात में भी करीब करीब उतनी ही बुरी स्थिति है, सूरत, अहमदाबाद की तस्वीरें आ रही हैं, सोशल मीडिया इधर उधर के जरिए छोटे छोटे पॉकेट्स में आ रही हैं, छोटे छोटे उसमें, लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया पूरी तरह से इससे आंख मोड़े हुए है। मेन स्ट्रीम मीडिया में अहमदाबाद की तस्वीरें नहीं आ, और दरअसल जब हमने महेश को अप्रोच किया और आरिफा को, तो हमारा मकसद यही था कि कम से कम हम जान पाए कि गुजरात में क्या चल रहा है। हमको पूरे देश को एक मॉडल के तौर पर दिखाया गया है लंबे समय से गुजरात में सब कुछ बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर के लेवल पे बहुत आगे की चीज है, या बहुत विकसित राज्य है। और मैं ये सुन पा रहा हूँ कि जो वहाँ के ट्राइबल जिले हैं, वहां पर अभी तक RT-PCR तक की सुविधा नहीं है, जबकि हम 1 साल बाद इस पैंडेमिक के बैठे हैं, 1 साल से 1.25 साल हो गए। महेश, आप थोड़ा सा हमें अगर बता पाए वहां के सूरत हाल। देखिए, गुजरात में जिस तरह से आपने बताया, बहुत खराब परिस्थिति है, बहुत वेरी वेरी बैड सिचुएशन, क्योंकि बॉम्बे की चर्चा हो रही है नेशनल मीडिया में, दिल्ली में चर्चा हो रही है, प्रिंट मीडिया में चर्चा हो रही है, गुजरात की नहीं हो रही है, ये सही बात है। गुजरात में बॉम्बे के कंपेयर में केसेस बहुत कम है, लेकिन मोर्टालिटी डेथ्स बहुत हो रहे हैं। सूरत में भी वही हो रहा है, बहुत डेथ्स हो रहे हैं। इनफैक्ट सूरत म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने, आपने अखबार में पढ़ा होगा कि 3 जो क्रिमेटोरियम्स थे जो 10-10 साल से वो बंद कर दिए थे, वो वापस शुरू किए। तो आप समझ सकते हो कि कितने मौत हो रही है सूरत में। अहमदाबाद में भी बहुत सारी मौत हो रही है। आपने ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट का मेंशन किया, ये तो गुजराती मीडिया में भी हम जो खबर सुन रहे हैं, वो अहमदाबाद, सूरत, राजकोट, वडोदरा, जो 4 मेन सिटीज है स्टेट की, उसके बारे में खबर आ रही है। वी डोंट नो व्हाट्स हैपनिंग इन ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट्स लाइक छोटा उदयपुर, गोधरा, पालनपुर, व्यारा, डांग्स में तो कल गवर्नमेंट ने भी एडमिट किया कि RT-PCR की कोई सुविधा नहीं है। हाईकोर्ट ने पूछा कि आनंद में है कि नहीं, उसमें भी जो एडवोकेट जनरल का रवैया था वो बहुत मिक्स, बोले कि है, अगर नहीं है तो हम देख लेंगे कि वो 24 घंटे में वो सुविधा उपलब्ध हो।
तो सिचुएशन जो गुजरात में है ना बहुत खराब है। अभी एक हफ्ते पहले चीफ मिनिस्टर राजकोट गए थे, राजकोट से फिर मोरबी गए। मोरबी में एक हफ्ते पहले तक RT-PCR की सुविधा नहीं थी, हालांकि मोरबी एक बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल हब है। सिचुएशन इतनी खराब थी कि मोरबी इज ए हब ऑफ टाइल्स मेकिंग फैक्ट्रीज। सो वहाँ टाइल्स फैक्ट्रीज में पेशेंट्स को एडमिट कर रहे थे, वहां पे वो ऑक्सीजन सप्लाई कर रहे थे वहां पे, बिकॉज हॉस्पिटल्स में बेड अवेलेबल नहीं थे। तो ये गुजरात में, अहमदाबाद सूरत की तो फिर भी खबर चल जाती है कभी कभार नेशनल मीडिया में, बट गुजरात में जो रिमोट डिस्ट्रिक्ट है उसकी कभी भी नेशनल में तो क्या, इवन स्टेट के मीडिया में भी खबर नहीं आ रही है। आरिफा, आपसे भी जानना चाहें, आपने भी एक बड़ी दिलचस्प और काफी एक्सटेंसिव एक रिपोर्ट की है। ये जो पूरा हालत है मीडिया के ऊपर, तो कमेंट्स से ज्यादा पहले तो जो गुजरात का आपने देखा और आपने जो आकलन किया अपनी रिपोर्ट में, तो ये स्थिति थोड़ा सा अगर आप हमारे श्रोताओं को बता पाएं, जो हमारे लिसनर्स हैं, कि क्या है, कितनी बुरी स्थितियां आपने पाई इंफ्रास्ट्रक्चर के लेवल पे, लोगों के लेवल पे, मतलब सरकार एडमिनिस्ट्रेशन के लेवल पर किस तरह से फेल है, आंकड़ों के में क्या दिख रहा है, आंकड़ों की फजिंग की बात भी सामने आ रही है अब बहुत अलग अलग मौकों सरकारों की तरफ से, ऐसा भी कुछ है क्या? बिल्कुल। तो नेशनल मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया में आप एटलीस्ट 5-6 दिन पहले की आप बात करें तो कुछ गुजरात के बारे में ज्यादा था नहीं। जैसे आपने कहा, महाराष्ट्र पे ज्यादा फोकस था, और वो भी महाराष्ट्र और सेंटर और स्टेट के बीच में जो पॉलिटिक्स प्ले हो रहा है वो तो एक अलग ही बात है। बट अगर अब गुजराती मीडिया में जो आने लगा वो ही काफी शॉकिंग था, क्योंकि नॉर्मली हमने, मतलब जिस तरह से गुजरात को एक आइडियल मॉडल की जैसे प्रेजेंट किया गया है इतने साल, गुजराती मीडिया को भी हमने इतना देखा नहीं है कि वो लोग सरकार, एटलीस्ट नेशनल मेन स्ट्रीम मीडिया तक इतना पहुंचा नहीं है कि गुजराती मीडिया सरकार को क्वेश्चन कर रही है, उसको अकाउंटेबल होल्ड करने की कोशिश कर रही है जी। और इस बार ये फर्क एकदम क्लियरली नजर आ रहा था कि सारी ही गुजराती मीडिया बहुत गुस्से में ये रिपोर्ट्स कर रही थी कि क्या हो रहा है ग्राउंड पे, क्योंकि सरकार के जो आंकड़े थे वो स्पेशली जो डेथ रेट्स, डेथ की फिगर्स थे, वो बहुत कम नजर आ रही थी। ऑफिशियली सरकार बता रही थी कि पूरे स्टेट में एक दिन 55, एक दिन 67 ऐसे नंबर्स दे रही थी, नंबर ऑफ डेथ्स। और ऑन द ग्राउंड सूरत में, जैसे महेश भी बता रहे थे, क्रिमेटोरियम्स को खोलना पड़ा। एक मैं कांग्रेस के पॉलिटिकल लीडर से बात कर रही थी, वो बोल रहे थे कि सूरत में टोटल जो बड़े क्रिमेटोरियम्स है उसकी 700, और पहले से ही ऑन एन एवरेज 700 बॉडीज को क्रिमेट करने का की कैपेसिटी थी, और वो सब फुल हो गई। और उसके बाद इन एडिशन टू दैट और भी मैदान खोलने पड़े, जो बंद पड़े थे क्रिमेटोरियम उसको खोलने पड़े। तो उसका मतलब कितने डेथ्स हो रहे हैं। और मैंने कब्रिस्तान के मैनेजर से भी बात की इसके बारे में, उन्होंने भी फिगर्स दिए। लास्ट ईयर के जैसा ही हो रहा था कि सरकार के आंकड़े और जो जितनी डेड बॉडीज को क्रिमेट या बेरी किया जा रहा था वो बहुत ही अलग था। एंड इनफैक्ट जामनगर में भी एक लोकल मीडिया जो थी वो रिपोर्ट कर रही थी कि जो एक बड़ी हॉस्पिटल है जामनगर में, जीजी हॉस्पिटल, वहां पे 4-5 अलग डिस्ट्रिक्ट से पेशेंट्स को भेजा जा रहा है, क्योंकि वो काफी बड़ी गवर्नमेंट हॉस्पिटल है। और दूसरे डिस्ट्रिक्ट्स में जब हॉस्पिटल्स की बेड्स फिल हो जाते थे तो वो लोग पेशेंट्स को वहां जामनगर के हॉस्पिटल में भेज रहे थे। और मीडिया वालों ने वही ट्रैक किया कि हॉस्पिटल में से कितनी बॉडीज रोज निकल रही है, और एक दिन उन्होंने सिर्फ जामनगर के कोविड हॉस्पिटल से निकलते हुए 64 बॉडीज काउंट किए थे। बताइए। और ये सारी चीजें दर्ज नहीं हो रही हैं। बड़ा दिलचस्प एक मध्य प्रदेश का अलग एक किस्सा सामने आया, जहां पर मुख्यमंत्री ने भी बयान दिया और उनके स्वास्थ्य मंत्री ने भी, शिवराज सिंह चौहान के। वो बड़ा दिलचस्प है। उन्होंने कहा कि आंकड़े आप जो बात कह रहे हो वो सच नहीं है, क्योंकि कोरोना संदिग्ध लोगों की भी कुछ मौत हो रही है। तो ये बड़ा अजीब सा टर्म है। किसी को कोविड पॉजिटिव, किसी का टेस्ट हुआ, कोविड वार्ड में उसकी डेथ हुई,
और या फिर कोविड पॉजिटिव वो आदमी नहीं पाया गया। इस दोनों के बीच में कोरोना संदिग्ध क्या टर्म है, उन्होंने कहा कि कोरोना संदिग्ध है, इसलिए आंकड़ों में आपको लग रहा होगा कि लोग ज्यादा मर रहे हैं, लेकिन वो कोरोना से नहीं मर रहे हैं। कोरोना संदिग्ध की बात मेघनाथ आपने ये देखा, आपको लगता है कि ये केवल और केवल सरकारों ने अपनी नाकामी को छुपाने के लिए कुछ ऐसा इजाद किया है, मध्य प्रदेश शिवराज सिंह चौहान जिस तरह से दावा कर रहे हैं? आपने भोपाल की बात छेड़ी तो दैनिक भास्कर का आज फ्रंट पेज पे एक बहुत बड़ा फोटो आया है। मतलब उन्होंने एक ड्रोन शॉट लिया है जहां पर काफी बॉडीज जलाई जा रही है और उनका हेडलाइन है 112 मौतें, राइट, और रिकॉर्ड पे सिर्फ 4। तो भोपाल से ये खबर आई है और ये इनके फ्रंट पेज पर है। बहुत ही दहला देने वाली इमेज है एक्चुअली, कि ये बताती है कि वहां पर कैसी तरह से डेटा फजिंग हो रही है। मतलब लिटरली, जैसे आरिफा ने भी कहा, बहुत सारे ऐसे रिपोर्ट्स आए हैं जहां पर जो रिपोर्टर्स है वो शमशान घाट के बाहर खड़े हो जाते हैं और दिन भर जो बॉडीज आते हैं उनको काउंट कर रहे हैं वो, और फिर वो हाँ टैली कर रहे हैं और फिर कंपेयर कर रहे हैं कि कितने रिकॉर्ड में गए, मतलब कितने रजिस्टर हुए कि कोरोना से डेथ हुई है। गुजरात में भी यही हाल है, क्योंकि गवर्नमेंट मंडे का मैं आपको देता हूँ, मंडे को गुजरात गवर्नमेंट की जो शाम को बुलेटिन आती है, हेल्थ बुलेटिन, उसमें कुछ 55 डेथ दिखाए थे पूरे स्टेट के कोरोना से। हाँ, हालांकि नेक्स्ट डे लोकल मीडिया ने रिपोर्ट किया 480 बॉडीज अक्रॉस द स्टेट वर डिस्पोज्ड ऑफ एज पर द कोविड प्रोटोकॉल्स। हाँ, सो कहाँ 55 और कहाँ 480। सो क्या हो रहा है कि ये सारे क्रिमेटोरियम्स में लोकल मीडिया अपने आदमी को भेजते हैं, जो भी बॉडीज जो पैक करके लाते हैं, उसको क्रिमेट करते हैं, उसका काउंटिंग करते हैं। और ये अतुल सर, आपने जो कहा कि कोरोना संदिग्ध जो लोग हैं, सर एक तरीके से आई थिंक ये भी सच है, क्योंकि ऐसे भी केसेस सामने आ रहे हैं जो लोग बता रहे हैं कि हॉस्पिटल्स फुल होने की वजह से लोग आईसीयू में, या फिर उनको बेड्स चाहिए तो फिर कोरोना की वजह से हॉस्पिटल्स फुल हो गए, तो जो अतिरिक्त जो बीमारियां हैं, जैसे कैंसर पेशेंट्स हैं, जैसे किसी को अर्जेंट ऑपरेशन चाहिए एक्सेट्रा, उनको भी बेड्स नहीं मिल रहे, तो उनकी भी उसकी वजह से काफी तकलीफें बढ़ गई और मौतें भी हो रही है। तो वो एक्चुअली एक कोलैटरल बोल ही सकते हैं, पर मैं तो कहूंगा कि ये भी डेथ्स कोविड की वजह से ही हुई है, मतलब एक तरीके से। इसमें एक टेक्निकलिटी है मेघनाथ, उसको इस तरह से देखिए कि या तो उस आदमी को एस्टेब्लिश तब होगा जब उसका आरटीपीसीआर टेस्ट में पॉजिटिव आया या नेगेटिव आया जी। किसी को कोई बीमारी है उस वजह से मर रहा है, तो वो तो कोरोना में आएगा ही नहीं, या तो वो कोरोना पॉजिटिव मतलब कोविड डेथ होगी, या फिर नॉर्मल कोई और किसी और बीमारी से हुई डेथ होगी। बिल्कुल। कोविड संदिग्ध अपने आप में केवल और केवल भ्रामक, लोगों को भ्रम में डालने वाला, दुविधा में डालने वाला एक टर्म है। पर ये संदिग्ध का मतलब क्या है एग्जैक्टली, मुझे समझ में नहीं आया। सस्पिशियस, कोविड सस्पिशियस, कोविड सस्पेक्टेड, यस। अच्छा, पर ये सस्पिशियस, अच्छा मैं कोलैटरल सोच रहा था एसेंशियली। नहीं, बट प्रॉब्लम ये भी है ना कि जैसे विजय रूपानी ने, गुजरात के चीफ मिनिस्टर विजय रूपानी ने कहा था कि स्टेट में ऑफिशियली जो कोविड डेथ्स रिकॉर्ड हो रहे हैं वो उन लोगों की है जो जिनके डेथ में प्राइमरी कॉज कोविड है, और जिनके पास जो शायद कोमॉर्बिडिटीज से मरे हैं, हाइपरटेंशन या डायबिटीज या जो भी कोमॉर्बिड कंडीशंस है, अगर किसी की उनकी वजह से डेथ हुई है और डॉक्टर्स को लगता है कि कोविड प्राइमरी कॉज नहीं है, तो फिर वो कोविड के उसको कोविड डेथ रिकॉर्ड नहीं करेंगे। तो एक तो वो आईसीएमआर के गाइडलाइंस के खिलाफ है, तो गलत बात हो गई सीधे। हाँ, बट आप अपनी एक अलग ही गाइडलाइन बना रहे हैं। गुजरात गवर्नमेंट ने क्या किया है कि एवरी डिस्ट्रिक्ट में जो सिविल हॉस्पिटल है, उस सिविल हॉस्पिटल के जो रेसिडेंट मेडिकल ऑफिसर्स होते हैं, उसके अंडर में एक डेथ ऑडिट कमेटी बना दिया है। एंड दैट डेथ ऑडिट कमेटी डिसाइड करता है, डिटरमिन करता है कि ये पेशेंट का डेथ किसी वजह से हुआ, कोविड से वजह से हुआ कि कोई कोमॉर्बिड कंडीशन से हुआ। बाद में जो हमने देखा एक पैटर्न आ रही है गुजरात गवर्नमेंट की जो हेल्थ बुलेटिन में, कि एवरीडे लास्ट 5 दिन से वही हो रहा है। एवरीडे जो केसेस दिखाते हैं, टोटल केसेस के करीब 1% डेथ दिखाते हैं। कल शाम को 8,152 केसेस आए और 83 डेथ्स आए। बिफोर दैट 7,400 समथिंग केसेस थे और 73 डेथ्स थे।
तो 1% ऑफ टोटल केसेस के डेथ दिखा दो, बाकी सब जो चीफ मिनिस्टर साहब ने बोला है कि गुजरात स्ट्रिक्टली फॉलोज आईसीएमआर गाइडलाइंस। अब आईसीएमआर गाइडलाइंस क्या है वो आप सबको पता है, बट ये कोमोर्बिड जो डेथ्स है वो गुजरात गवर्नमेंट काउंट नहीं करती है कोविड डेथ्स में। ये अजब ही नई परंपरा शुरू हो ये गई। उत्तर प्रदेश से भी सिमिलर रिपोर्ट्स आ रहे हैं अतुल सर कि मैं देख रहा था, टीवी9 रिपोर्ट कर रहा था इस पर कि एक तो इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं प्राइवेट लैब्स को कि टेस्टिंग ना की जाए, और मतलब 7-7 दिन के डिले हो रहा है टेस्टिंग में वहां पे। और वही रिपोर्ट बोल रहा था कि एसेंशियली जो महेश बोल रहे थे कि कोमॉर्बिडिटीज वाले जो डेथ्स है उनको काउंट नहीं करेंगे, वैसे उत्तर प्रदेश में भी हो रहा है अभी। तो मुझे लगता है कि ये एक ट्राइड एंड टेस्टेड स्ट्रैटेजी टाइप ही हो गई है, जो कुछ जो नंबर फजिंग कर रहे हैं गवर्नमेंट्स। और आप अगर और दूसरी तरफ देखेंगे तो दिल्ली और महाराष्ट्र में वैसे डेटा फजिंग का कोई केस नहीं आया अभी तक। मतलब किसी ने ऐसे कंप्लेंट नहीं किया कि नहीं ये आप डेटा फज कर रहे हो, या फिर ये श्योर थोड़ी सी टेस्टिंग हो नहीं रही है या फिर टेस्टिंग पहुंच नहीं रही है लोगों तक, उसके कंप्लेंट्स है, पर डेटा फजिंग की कंप्लेंट नहीं है अभी तक। एक और चीज इसका दूसरा पहलू है, उससे पहले मैं थोड़ा सा छोटी छोटी टिप्पणी ले लूं आपसे महेश और आरिफा, आप लोगों से। एक चीज तो हम समझते हैं कि गुजरात को एक मॉडल के तौर पर दिखाया गया था, और चूंकि मोदी जी का वो अपना होम स्टेट है, इसलिए शायद नेशनल मीडिया इन सब चीजों से दूरी बरत रहा है, गुजरात की स्थिति को नहीं दिखा रहा है, या इसकी और भी कुछ वजह हैं? आरिफा? आई थिंक वो तो काफी बड़ी वजह है, उसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं। बट आई डोंट नो, जनरली एक गुजरात में भी काफी बहुत ही साल से बीजेपी की गवर्नमेंट पावर में रही है, और सेंटर में भी बीजेपी की गवर्नमेंट है। जैसे अभी मेघनाथ बता रहे थे, दिल्ली और महाराष्ट्र में डेटा फजिंग की कोई कंप्लेंट नहीं आ रही है। वो तो अभी ऑब्वियस है कि ये दोनों बीजेपी स्टेट्स नहीं है, तो एक इमेज मैनेजमेंट का क्वेश्चन उठता है इसमें। बिल्कुल ठीक बात। महेश, आपका क्या लगता है, मीडिया के नजरिए से मीडिया ऐसा क्यों कर रहा है? जी, मैंने देखा है कि जब से ये गवर्नमेंट दोनों जगह बीजेपी की गवर्नमेंट है, एंड गुजरात आपने बताया कि प्राइम मिनिस्टर एंड होम मिनिस्टर साहब का भी होम स्टेट है, इसलिए गुजरात में जो भी होता है उसका एक बहुत बड़ा नेशनल इम्प्लीकेशन रहता है। इसलिए नेशनल मीडिया बहुत दैट्स माय इम्प्रेशन, नेशनल मीडिया बहुत सोच के, एंड इट्स वेरी either reluctant or unwilling to report Gujarat as it reports other states like Maharashtra, Delhi, even Kerala, ठीक बात। मेघनाथ? सर यहाँ पे ना एक्चुअली आपने बिल्कुल सही कहा कि ये जो प्रोजेक्ट किया जाता है कि गुजरात एक बहुत ही विकसित स्टेट है, मॉडल है, और इसी की वजह से आई थिंक नरेंद्र मोदी को पहली टर्म भी मिली थी, उन्होंने वो डेवलपमेंट मॉडल जो प्रोजेक्ट किया था। मुझे लगता है कि पैंडेमिक एक टेस्ट ही है एक तरीके से कि गवर्नेंस कहाँ पर इफेक्टिव है और कहाँ पर नहीं है, क्योंकि एक ही झटके में जो हमारा हेल्थ केयर सिस्टम है, जो बेसिक नीड है, वो ओवरवेल्म हो जाता है, और उसकी वजह से फिर आपको दिखाई देता है कि आपकी गवर्नमेंट एक्चुअली कितना काम कर रही थी इतने टाइम तक। तो जैसे आप सोचिए कि पीएम केयर्स फंड की एक बात भी छेड़ना चाहूंगा मैं यहाँ पे, कि पीएम केयर्स फंड जब इंट्रोड्यूस किया था मार्च में लास्ट ईयर, तो काफी करोड़ों में डोनेशंस दिए थे, मतलब सब गवर्नमेंट एम्प्लॉइज से लेके प्राइवेट कंपनीज ने सबने डोनेट किया था उसमें। तो आज एक मैं अपडेट देख रहा था एनडीटीवी पे, क्योंकि लोग क्रिटिसाइज करने लगे कि भैया ये पैसा गया कहाँ पे, कहाँ पर इस्तेमाल हो रहा है, मतलब गुजरात के आपको इतने इमेजेस दिख रहे हैं, तो पीएम केयर्स का जो फंड था वो एटलीस्ट वहां पे तो खर्च कर देते या फिर कहीं पे कर देते हेल्थ केयर सिस्टम अच्छा करने के लिए। तो एक अपडेट आया है एनडीटीवी पर कि गवर्नमेंट ने पैसा सैंक्शन किया है पीएम केयर्स फंड से कि 1000 नए हॉस्पिटल जो बनेंगे उसमें एक ऑक्सीजन प्लांट होगा, तो होगा मतलब फ्यूचर में। तो मतलब एक साल से हो क्या रहा था फिर, मतलब एक साल से इतना पैसा जो आया था उससे आपने इमीडिएटली ये करना चाहिए था, क्योंकि एक्सपर्ट्स तो वार्न कर ही रहे थे, आईसीएमआर से लेके सभी बोल रहे थे कि सेकेंड वेव आने वाला है, आप रिलैक्स मत कीजिए, आप मतलब लॉकडाउन भी
ऑन एंड ऑफ शुरू रखी है, लोगों को बताते रही है कि कोरोना वायरस का प्रॉब्लम हो रहा है, पर इंस्टेड इन्होंने एक तो होली के टाइम पे खोल दिया सब कुछ, फिर ऊपर से ये अभी कुंभ मेला का आपको एक ये दिख रहा है, ऊपर से हैदराबाद में रमजान शुरू हुआ तो वहां पर नमाज पढ़ते हुए लोग दिख रहे हैं। रैलीज का तो एक वो तो बहुत ही कंफ्यूजिंग है, क्योंकि मैं जब वेस्ट बंगाल में था वहां पर तारकेश्वर में एक बहुत बड़ी मोदी की रैली हुई थी, मतलब वहां पे बोल रहे थे कि लाख 2 लाख लोग आए थे, ऐसे उनके ही एस्टिमेट्स थे। वहां पर मैं देख रहा था कि मर्चेंडाइज बांटा जा रहा था, मतलब मोदी का जो वो एक मास्क है ना जो आपको दिखता है, वो रैली में पहन रहे मोदी का चेहरा, वो मास्क डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे और कैप्स। तो मैंने वहां के कैंडिडेट जो कि स्वपन दास गुप्ता है उनको पूछा कि आई मीन कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं, तो ये रैलीज होल्ड करना इज इट अ गुड आइडिया? तो उन्होंने मुझे बोला कि नहीं, ये आपके एलिटिस्ट कंसर्न्स है, और यहाँ पे आप विलेजर्स को कोई फर्क नहीं पड़ता कोरोना से। तो आप सोचिए कि मतलब ये आई थिंक एटीट्यूड एक आ गया है पॉलिटिशियंस में, लीडर्स में, कि अगर विलेजर्स को कोई फर्क नहीं पड़ता तो हमको क्यों पड़ना चाहिए। हम सॉरी, मुझे ध्यानेश ने अभी करेक्ट किया, उसने बोला कि वो अपडेट 100 हॉस्पिटल्स का था, 1000 भी नहीं था। सो आई मीन मैंने ही ओवर एस्टिमेट कर दिया कितना खर्च करेंगे उस पे। कल शाम एक खबर आई थी, प्रेस रिलीज थी पीआईबी में, कि गवर्नमेंट सोच रही है कि ऑक्सीजन इंपोर्ट करने के लिए। अब देखिए कि अब थोड़े दिन पहले हम इंडिया मेड वैक्सीन इंडिया को दे रहे थे, हाँ सभी जगह भेज रहे थे, एंड जयशंकर ऑक्सीजन इंपोर्ट अब आत्मनिर्भर भारत में ऑक्सीजन की भी इंपोर्ट करनी पड़ेगी। ठीक बात। अच्छा, इसी से जुड़ा बस सवाल था, ये जो बीच में नवंबर ऑनवर्ड्स जब वायरस सबसाइड हो गया था, इसका प्रभाव कम हो गया था, सब 150, 60, 70 ऐसे नंबर्स आ रहे थे, उस दौर में जरूरत थी कि बहुत मास लेवल पे वैक्सीनेशन होता, जो कि प्राइमरी डिफेंस आपका बनता वायरस के खिलाफ। तब सरकार की प्राथमिकता ये थी कि इतना लिमिटेड स्तर पर लोगों का वैक्सीनेशन हुआ और बहुत सारी वैक्सीन बाहर भेजी गई, बाहर के देशों में, और ऐसे देशों में भेजने की कोशिश हुई जिन लोगों ने उसको ठीक से इस्तेमाल भी नहीं किया, बहुत उसमें बर्बादी, वो एक दूसरा पहलू है। ये जो पूरी वैक्सीन डिप्लोमेसी के नाम पर ये सब किया गया, इस चक्कर में बीते 4 महीने जो बहुत क्रूशियल थे सेकेंड वेव को रोकने के, इसको पूरी तरह से मिसमैनेज किया गया। इससे 2 बड़े महत्वपूर्ण सवाल है। एक तो केंद्र सरकार ने जिस तरह से कोरोना के मैनेजमेंट पर अथॉरिटी के साथ पूरा एक तरफा पूरा कब्जा कर रखा है, पूरा नियंत्रण में ले रखा है, कंट्रोल में उसके सारी चीजें हैं, उसकी वजह से स्टेट कुछ कर नहीं सकते। मसलन अरविंद केजरीवाल ने एक प्रस्ताव दिया कि हम घर घर जाकर लोगों को वैक्सीन दे देंगे, हमको आप छूट दीजिए और वैक्सीन दे दीजिए, हम 3 महीने के अंदर में 100% वैक्सीनेशन कर देंगे। आपने वो नहीं किया, आपने एज रिस्ट्रिक्शन लगाए रखा ये, और विदेशों में वैक्सीन भेजते रहे। तो ये जो पूरा क्रूशियल टाइम बर्बाद हुआ, जिसका जिक्र आप कर रहे थे महेश अभी, कि कहाँ तो आप वैक्सीन दुनिया को देने के लिए और विश्वगुरु बनने के दावे कर रहे थे, और कहाँ पर कहीं अब आप जाके ऑक्सीजन वो इंपोर्ट करने की बात कर रहे हैं, आपके पास ऑक्सीजन सप्लाई नहीं है, इतनी बुरी स्थिति आ गई। इस मैनेजमेंट के लिए स्टेट वर्सेस जो सेंटर का पूरा उसमें है, उसमें किसको जिम्मेदार ठहराया जाए? देखिए, स्टेट्स का तो कोई खास रोल नहीं रखा है। आपने बताया कि जो कोविड का पूरा एक मैनेजमेंट मिनिस्ट्री ऑफ होम ने अपने कंट्रोल में रखा है, तो स्टेट्स के पास तो कोई खास रोल नहीं है, बिकॉज वैक्सीन का डोज भी कितने आते हैं, कितने कौन से एज ग्रुप में डिस्ट्रीब्यूट होना है, वो सब क्राइटेरिया फिक्स तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कर रही है। स्टेट का खास कोई रोल नहीं रखा, वैक्सीन में नहीं है। फिर लॉकडाउन में भी देखिए, लॉकडाउन भी स्टेट्स नहीं कर सकते। पहले जब कोरोना शुरुआत में आया 2020 में, तब भी वेस्ट बंगाल में जब ममता बनर्जी ने कहा कि विल शट डाउन द एयरपोर्ट्स, तो केंद्र सरकार ने कहा कि नहीं, एयरपोर्ट तो हमारा वो है, जुरिस्डिक्शन में है, आप कैसे कर सकते हो। तो एक ये सेंट्रल का जो एक बिग ब्रदर एटीट्यूड रहा है पूरे ये पैंडेमिक में, वो पूरा कंट्रोल फ्रीक नेचर से ये कर रहे हैं कि पूरा छोटी छोटी चीजों में भी दे डिसाइड एवरीथिंग एंड देन स्टेट्स हैव टू फॉलो। ठीक बात। इसको इस तरह से भी देख सकते हैं कि मोदी जी का अपना एक जो कैरेक्टर रहा है हमेशा हर चीज में, कि किसी भी तरह का जो क्रेडिट हो, जरूरत ज्यादा से ज्यादा क्रेडिट मिले किसी भी तरह की सक्सेस का। हालांकि उसमें जब आगे जाके असफलता मिलती है, अनसक्सेस हो जाती है, तो वो क्रेडिट लेने के लिए कोई आगे नहीं आता।
उसका लेकिन भांडा स्टेट गवर्नमेंट पे हाँ, फूटेगा। वो स्टेट का होगा, या फिर नोटबंदी फेल हो जाएगी तो वो किसी और के जिम्मे जाएगा। तो जो लोगों पे चीजें, ब्लेम, मतलब हाँ, वही ना कि जैसे आपने देखा होगा हेल्थ मिनिस्टर ये बार बार बोल रहे हैं कि लोगों की लापरवाही, लोगों की लापरवाही। आरिफा, आपको क्या लगता है? हाँ, वही मैं बोलने वाली थी कि महाराष्ट्र ने कितना मतलब को कितना सेंटर ने कहा है कि जब महाराष्ट्र बार-बार वैक्सीन्स की माँग कर रही थी कि बहुत डिप्लीट हो रही है वैक्सीन की स्टॉक स्टेट में, और सेकंड वेव ज़्यादा महाराष्ट्र में ही शुरू हो रहा था सबसे पहले। हम्म। उस वक़्त सेंट्रल गवर्नमेंट ने तो सिर्फ उसको मतलब पुट डाउन ही कर दिया कि महाराष्ट्र इज़ रिस्पांसिबल पूरे देश में सेकंड वेव फैलाने के लिए, और ये महाराष्ट्र का फेलियर है, और उन्होंने ठीक से मतलब उनका एटीट्यूड सही नहीं रहा है, उन्होंने फाइट नहीं किया वायरस को, इसीलिए अभी पूरे कंट्री को सफर करना पड़ रहा है। तो ये बहुत ही मतलब ऑब्वियस पॉलिटिक्स है। जिस तरह से आप दिल्ली की बात कर रहे हैं, वैसे ही महाराष्ट्र में भी हुआ। तो ये मेघनाथ, आपसे भी इस पर मैं जा रहा था कि एक बार थोड़ा सा इस चीज को हम थोड़ा सा और इसके थोड़ा सा विस्तार से समझें कि सरकार ने किस तरह से मिसमैनेज किया है इस सेकेंड वेव को, जहां पर लोग कायदे से, अगर जो जो हमने वैक्सीन तैयार की थी, अगर वो हमारी 40-45 करोड़ आबादी को लग गया होता, अब तक 50 करोड़ की आबादी को लग गया होता, तो एक कॉन्सेप्ट है उसमें कि आपकी हर्ड इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है, फिर आप बढ़ाव उस तरह से नहीं होता एक्सपोनेंशियल, जैसा आज हम देख रहे हैं कि एक एक दिन में 1-1 लाख हो जा रहे हैं, बढ़ जा रहे हैं। और इसमें ना अतुल सर एक्चुअली बहुत इंटरेस्टिंग एक फिगर बताना चाहूंगा। मैं आज ही चेक कर रहा था कि कितने लोग वैक्सीनेट हुए हैं। तो अभी तक एक डोज दिया गया है 7.4% हमारे पॉपुलेशन को, और दोनों डोज जो कंप्लीट वैक्सीनेशन साइकिल है वो बस 1% का हुआ है। तो आप सोचिए कि हमारा हमारा एक्चुअली देश था जो 100 मिलियन वैक्सीन सबसे पहले देने में था, मतलब आई थिंक नंबर 2 पे था। तो आप सोचिए कि 100 मिलियन जब हम वैक्सीनेट करते हैं तो वो बस 7.4% के आसपास हो जाता है। मतलब 1% ओवरऑल वैक्सीनेशन हुआ है, 7% एक डोज हुआ है। तो हमारा एक इंडिया स्पेंड में रिपोर्ट भी आया था कि हमको पूरा इनोक्यूलेट करने के लिए बहुत टाइम लगने वाला है। मार्च तक, नेक्स्ट ईयर मार्च तक हम 40% पॉपुलेशन कर पाएंगे, नेक्स्ट ईयर नवंबर तक हम 60% कर पाएंगे। तो आप सोचिए कि ये जो एक्सपर्ट्स पहले से भी वार्न कर रहे थे कि एक बार साइकिल हो चुका है, पर ये जो वायरस है वो हमारे साथ सालों तक रहने वाला है। जब तक पूरा पॉपुलेशन और एटलीस्ट 70% वैक्सीनेट नहीं हो जाता, तब तक हर्ड इम्यूनिटी किक नहीं होती है। तो अगर 70% तक हमको पहुंचना है तो उसके लिए 2 साल लगेंगे, और वही हो रहा है। क्योंकि अभी मैं एक आधार पूनावाला ने एक ट्वीट भी किया है अभी जस्ट मिनटों पहले। उन्होंने पोटस को बोला है, मतलब यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेसिडेंट को बोला है कि आई हम्बली रिक्वेस्ट यू टू लिफ्ट द एम्बार्गो ऑफ रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट्स आउट ऑफ यूएस सो दैट वैक्सीन प्रोडक्शन कैन रैम्प अप। तो आधार पूनावाला एक्चुअली और इन्वेस्टमेंट भी मांग रहे थे कि 3,000 करोड़ रुपए चाहिए उनको उनका प्रोडक्शन रैंप अप करने के लिए। और आप देखेंगे तो मोस्टली कोविशील्ड दिया जा रहा है, जो कि सेरम इंस्टीट्यूट ये कर रही है, मैन्युफैक्चर कर रही है। तो दूसरा जो है कि हमारा जो भारत बायोटेक का है, भारत बायोटेक जो कोवैक्सीन प्रोडक्शन का कर रही है, उसका प्रोडक्शन लाइसेंसिंग बस वही कंपनी को दिया गया था। तो उन्होंने एक और गलती कर दी है कि उन्होंने बाकी के जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज है जिनके मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स है, उनको रीच आउट नहीं किया कि हम सब मिलके एक हाथ वैक्सीन प्रोड्यूस करेंगे। तो ये सब छोटी छोटी चीजें हैं, पर ये ना हमको 1 साल से वार्निंग मिल चुकी थी कि सेकेंड वेव आ रहा है। ये जो चीजें हैं इनको सॉर्ट करना चाहिए था, प्रायोरिटी से सॉर्ट करना चाहिए था। पर I mean, आपको ये कैलेसनेस तो दिखाई दे रहा है कि पूरा कंसंट्रेशन स्टेट इलेक्शंस जीतने में है, पूरा कंसंट्रेशन जो सीए है उसको फिर से लाने में है, जो कि अभी एक प्राइमरी कंसर्न नहीं है, उस पर ज्यादा फोकस किया जा रहा है। तो ये सब सिचुएशन में मुझे लगता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट को पूरी तरह से रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए। इसके 2 और पहलू हैं जिसका जिक्र मेघनाथ कर रहे थे कि एक तो क्योंकि ये एक मानवीय बड़ी त्रासदी है, ह्यूमैनिटेरियन एक बहुत बड़े लेवल की क्राइसिस है कि सबके ऊपर, तब भी
इसमें इस तरह की पॉलिटिक्स देखने को मिली कि एक कंपनी बनाएगी या दो कंपनी बनाएगी वैक्सीन, और फिर कितने लोगों को दिया जाएगा नहीं दिया जाएगा, बजाय इसके कि इसको एक सेंट्रलाइज अथॉरिटी में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बहुत बड़े पैमाने पर बनाने के लिए बहुत सारी जो इंफ्रास्ट्रक्चर अलग 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 फार्मा कंपनियां उनका इस्तेमाल करके और एक बड़े पैमाने पर इसका वो करती है। दूसरा ये कि इन दो वैक्सीन के साथ जो वर्ल्ड वाइड और अवेलेबल वैक्सीन थी उनको सही समय पर समय रहते उनको भी एंट्री दी जाती। वहां पर भी मतलब सरकार के अंदर एक बड़ा जबरदस्त किस्म का एरोगेंस भी इस दौरान था कि और किसी को नहीं एंट्री लेने देना है। जाहिर सी बात है उसमें किसी न किसी के कुछ इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी होंगे, किसी न किसी का कुछ उसमें परसेप्शन और इमेज बिल्डिंग का भी वो होगा कि हम इच्छा होगी। तो इन सब के बीच में ये सारा मिसमैनेजमेंट देखने को मिल रहा है। मसलन अगर स्पुतनिक पहले आ जाती या इसके अलावा रशियन और यूरोपियन जिन बाकी 3-4 को अब जाके इमरजेंसी यूज का दिया है ऑर्डर, अनुमति दी है सरकार ने, ये सब आज से 3 महीने 4 महीने पहले हो गए होते तो अब तक हमारे पास 4-5 बहुत सारी वैक्सीन होती और बहुत सारा स्टॉक होता। आज पूरी की पूरी जो ड्राइव आप चला रहे थे वो रुकी हुई है, इसलिए क्योंकि बहुत सारी जगहों पर वैक्सीन अवेलेबल ही नहीं है। जिनको आप 28 दिन पे देने के लिए आपने वादा किया था, अब उनको आपने बताया कि आपको 42 दिन बाद लगेगी। इसका मतलब है कि वैक्सीन की शॉर्टेज है। अब इस वैक्सीन की शॉर्टेज में प्रधानमंत्री ने घोषणा की है कि हम टीका उत्सव करेंगे, टीका उत्सव चलाएंगे। महेश, टीका उत्सव की क्या स्थिति आपके यहाँ कुछ दिख रहा है? इससे कुछ बड़ा आयोजन के तौर पर या बड़े बदलाव के तौर पर इससे कुछ आने वाला है अंतर? बिल्कुल बिल्कुल नहीं दिख रहा है, क्योंकि अब तो लोग हॉस्पिटल में या फिर वैक्सीन सेंटर में जाने से भी डर रहे हैं। उनको लग रहा है कि ये तो शायद हमको वहीं से लाइन में खड़े रह के कोरोना हो जाएगा। तो अब तो कोई एक न्यूज रिपोर्ट भी थी कि ये 4 दिन जो टीका उत्सव का जो 4 दिन था उसमें 12% गिरावट आई है जो वैक्सीनेशन की वो ड्राइव थी उसमें। तो अब तो लोग एंड डॉक्टर्स एंड हेल्थ वर्कर्स दे आर आल्सो नॉट फ्री टू एडमिनिस्टर वैक्सीन। वो भी बोल रहे कि हम पेशेंट्स इतने आ रहे हैं, हम उसको ट्रीट करें या वैक्सीन दें। तो ये तो एक पूरा एक वो ये कंफ्लिक्ट हो गया है कि वैक्सीनेशन तो पूरा nobody is talking about vaccinations now, क्योंकि लोग जा नहीं रहे प्राइवेट हॉस्पिटल। बट प्राइवेट हॉस्पिटल्स भी सारी प्राइवेट हॉस्पिटल्स अब म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस एंड गवर्नमेंट्स ने कोविड डेजिग्नेट कर दी है, तो कोई वहां वैक्सीनेशंस का कोई ठिकाना नहीं है, लोग जा नहीं रहे। दूसरी तरफ हेल्थ वर्कर्स वैसे भी इतने थाउजेंड्स की तादाद में केसेस आ रहे कि हेल्थ वर्कर्स डॉक्टर्स फ्री नहीं है वैक्सीन देने के लिए। ये पहले जो 4 महीने गए जब वैक्सीनेशन ड्राइव लॉन्च किया था उसके तब ये इतना वो मैसिवली कर देना चाहिए था। हमने बहुत टाइम बर्बाद कर दिया एंड केसेस तो ठीक फिर भी आते, लेकिन जो सिवियरिटी जो केसेस की थी वो शायद कम होती। बिल्कुल केसेस इतने सीवियर आ रहे कि 2 दिन में आदमी मर रहे। ठीक बात। टीका उत्सव ये मतलब जब आज से 4 महीने पहले होना चाहिए था आरिफा, ये अब हो रहा है जो टीका उत्सव, ये जब हमारे पास वैक्सीन थी अवेलेबल तब करना चाहिए था, और आज जब हमारे पास वैक्सीन की शॉर्टेज है तब टीका उत्सव मनाया जा रहा है। ये अपने आप में बड़ा अजीब सा एकदम ही आयरॉनिक है। बट आई थिंक ये पैटर्न ही है ना, मतलब पैंडेमिक के शुरू से ही सरकार ने डिलेड रिस्पॉन्स ही दिया है सब चीज में। राइट। अगर आप पीपीई के मैन्युफैक्चरिंग को देख लीजिए, जब मैन्युफैक्चरर्स खुद शायद जनवरी-फरवरी 2020 में मांग रहे थे कि मतलब स्पेसिफिकेशंस दीजिए, हमें पीपीई मैन्युफैक्चर करने की जरूरत है, तब सेंटर ने बहुत डिले कर दिया था उसमें। और जब तक स्पेसिफिकेशंस आए, सारा मतलब टेंडर्स हुए रॉ मटेरियल्स वगैरह के, तब तक ऑलरेडी केसेस बहुत बढ़ गए थे, लॉकडाउन शुरू हो गया था। ठीक बात। वैक्सीन डिप्लोमेसी की बहुत चर्चा हुई मेघनाथ। अब हम जब जिस सिचुएशन में आज खड़े होकर चीजों को देख रहे हैं बैक में पीछे, तो ये कह सकते हैं कि ये पूरी तरह से फ्लॉड वो था, पूरी तरह से गलत तरीका था पूरे इस पैंडेमिक से निपटने का। केवल और केवल एक प्रधानमंत्री जी की छवि बनाने के लिए इतने लोगों की इतने बड़े संकट में लोग चले गए, इतने बड़े लोगों की जिंदगियां दांव पे लग गई, और अब हम ना तो उस वैक्सीन डिप्लोमेसी को आगे बढ़ा पा रहे हैं, ना अपने यहाँ लोगों को कायदे से दे पा रहे हैं।
जी, आपने बिल्कुल सही कहा। हमारे यहाँ पर अभी तक आज आज जो मैं फिगर देख रहा हूँ तो 11.7 करोड़ लोगों को वैक्सीनेट किया गया है। इसमें सबसे ज्यादा मात्रा में महाराष्ट्र में 1.2 करोड़ को वैक्सीनेट किया गया है। एक एक डोज की बात कर रहा हूँ मैं। तो आप अगर देखेंगे तो हमने जो वैक्सीन डिप्लोमेसी का जो ढिंडोरा भी पीटा था, आई थिंक थोड़ा सा इसमें ईगो भी आ गया कि हमको ये प्रोजेक्ट करने की बहुत पड़ी थी कि हम सबसे बड़े वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग देश है। हमने दो वैक्सीन, एक तो मैन्युफैक्चर करने, एक डेवलप भी किया, वो हम एक्सपोर्ट करेंगे और हम सबको बचाएंगे। ये एक थोड़ा सा छाती पीटने वाली बात हो ही रही थी। पर एक बड़ा क्रिटिसिज्म जो आया था ये वैक्सीन डिप्लोमेसी, कोट अनकोट, मैं एयर कोट्स कर रहा हूँ उसके हिसाब से कि आप हमारे लोगों को जब वैक्सीन कम पड़ रहे हैं तो आप एक्सपोर्ट क्यों कर रहे हैं। आई थिंक लास्ट भी चर्चा में इस पर थोड़ी सी बात छेड़ी थी और तब हमको बताया गया था कि हमने पहले से ही कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स कर रखे हैं, मतलब सेरम इंस्टीट्यूट ने तो एटलीस्ट कर रखे हैं कि उन्होंने एक सेट अमाउंट प्रॉमिस कर चुके हैं कुछ देशों को वो देंगे। पर अगर एक इमरजेंसी सिचुएशन आ जाए देश में, कोई भी देश में, तो मुझे लगता है कि ये सब कॉन्ट्रैक्ट्स खारिज भी किए जा सकते हैं। और मुझे सीरियसली लगता है कि हमारे जो वैक्सीन प्रोडक्शन की जो कैपेसिटी है वो अच्छी है, मतलब बहुत ज्यादा है, काफी कंट्रीज से ज्यादा है। तो इसका हमको फायदा पहले हमारे देश के लिए लेना चाहिए, मतलब इसमें नेशनलिज्म सही में आना चाहिए। जहां पे नेशनलिज्म के आना चाहिए वहां पर आता नहीं है, और जहां पर नहीं आना चाहिए वहां पर हमको सब लोग नेशनलिस्ट दिखने लगते हैं। तो अमेरिका ने अभी किया, अमेरिका और यूरोप ने रॉ मटेरियल भेजना बंद कर दिया है इंडिया को। हाँ, एग्जैक्टली। हाँ, पुणे वाला जो बोल रहे हैं यहाँ जाइडस भी वैक्सीन डेवलप कर रहा है, वो दे आर आल्सो वेटिंग कि उसकी वैक्सीन को ये इमरजेंसी ऑथराइजेशन मिले यूज का। वो भी बोल रहे थे कि भाई अभी प्रोडक्शन नहीं हो पाएगा क्योंकि रॉ मटेरियल आ नहीं रहा है यूरोप एंड अमेरिका से। और एक और छोटी सी चीज ऐड करना चाहूंगा कि WHO ने पहले से, मतलब लास्ट ईयर से वार्निंग देते जा रहे हैं कि इंडिया और बांग्लादेश और जो साउथ ईस्ट एशियन रीजन है जहां पर बहुत पॉपुलेशन का कॉन्सेंट्रेशन है, वहां पर म्यूटेशंस होने के ज्यादा चांसेस है, और वहां पर बिकॉज पुअर पॉपुलेशन ज्यादा है, स्प्रेड होने के भी ज्यादा चांसेस है, और उसकी वजह से पूरी दुनिया को खतरा हो सकता है। क्योंकि सीधी सी बात है कि इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, वहां से लोग आते जाते हैं, कोई और कंट्री में चले जाएंगे एक्सेट्रा। तो इंडिया से काफी और स्ट्रेन्स आ सकते हैं म्यूटेशन के, जो कि पूरी दुनिया में फिर से फैल सकते हैं। जैसे डबल म्यूटेशन जो एक स्ट्रेन की बात कर रहे हैं लोग, आई थिंक आरिफा के ही रिपोर्ट में या फिर स्क्रोल के किसी अर्णब का एक रिपोर्ट था, राइट। उसमें बोला गया था कि ये स्ट्रेन बहुत पहले डिटेक्ट हो चुका था, अमरावती और यवतमाल से इसका ओरिजिन था, और महाराष्ट्र में 60% सैंपल्स जो कि टेस्ट किए गए थे उसमें ये स्ट्रेन मिला था जो डबल म्यूटेंट है। और बोल रहे हैं कि डबल म्यूटेंट जो है वो जो नेचुरल इम्यूनिटी है उसको भी बाईपास करने लगा है। तो ये सब पहले से डाउन प्ले करते रहे, मतलब मार्च बिगिनिंग से गवर्नमेंट डाउन प्ले कर रही थी और उन्होंने कंफर्म नहीं किया कि ये स्ट्रेन कहाँ तक पहुंचा है। उसके भी पहले एक्चुअली आई थिंक जनवरी एंड या फरवरी, मिड फरवरी में भी डाउन प्ले कर रहे थे। अच्छा, और फिर अभी एक अपडेट आया, मैं पढ़ रहा था, उस पर भी कोई डिटेल्स नहीं थे कि गवर्नमेंट ने बोला है कि 10 स्टेट्स में ये फैल चुका है, ये जो डबल म्यूटेशन वायरस है, पर उन्होंने कोई डिटेल्स नहीं दी कौन से स्टेट्स की बात कर रहे हैं। तो आप देखिए कि एसेंशियली गवर्नमेंट इमेज मैनेजमेंट में ज्यादा लगा हुआ है, ये वैक्सीन डिप्लोमेसी भी उसी का पार्ट है, और ये जो डेटा फजिंग है वो भी उसी का पार्ट है। तो हेडलाइन जो मैनेज करने वाली सरकार है, मुझे लगता है परफेक्टली वो एक पैंडेमिक को हैंडल कर रही है जैसे करना चाहिए उनके हिसाब से, कि हेडलाइन मैनेज कर रहे हैं। ठीक बात। एक इसका और पहलू, चूंकि हमारे साथ महेश भी हैं और आरिफा भी गुजरात को जानती समझती हैं, तो लगे हाथ उस चीज को भी थोड़ा सा खंगाल लिया जाए कि उसमें क्या है। एक चीज समझ में आई, जो गुजरात का जो पूरा मिसमैनेजमेंट है महेश जी और आरिफा, वो उसमें हमने देखा कि कहीं न कहीं जो CR पाटिल और विजय रूपानी है, मुख्यमंत्री हैं, इन दोनों के बीच में की जो खटपट है या अनबन है, वो भी कहीं न सामने आई, जो रेमडेसिविर का पूरा मामला हुआ।
कि एक तरफ सरकार कह रही थी कि उसके पास रेमडेसिविर के लिए इंजेक्शन नहीं है, अवेलेबल नहीं है, उसकी शॉर्टेज है चारों तरफ और ये सब। और फिर अचानक से बीजेपी कार्यालय से वहां से और CR पाटिल बंटवाने लगे। तो एक तो ये कि ये अवेलेबिलिटी का जो मसला था वो कहाँ से अचानक से उनको मिल गई 5,000 के आसपास इंजेक्शन, और इन दोनों के बीच में ये क्या इस लड़ाई से भी इस पूरे जो ड्राइव है उसमें जो आंकड़े हैं उल्टे सीधे आ रहे हैं उसमें इसके तार छुपे हुए हैं? दोनों के बीच खटपट तो काफी है। एंड CR पाटिल जो सूरत से है वो शायद मान रहे हैं कि सूरत को निगलेक्ट किया जा रहा है, इसलिए उसने सिविल हॉस्पिटल का विजिट किया और वहां पे अनाउंस किया पब्लिकली कि 5,000 इंजेक्शंस बीजेपी की ओर से डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। अब नेक्स्ट डे चीफ मिनिस्टर साहब भी आ गए सामने और कहा कि हम गुजरात गवर्नमेंट 10,000 इंजेक्शन भेजेगी सूरत के लिए। सारे इंजेक्शन सूरत में लगेंगे अब। ये उसके बाद था ना जब दिव्या भास्कर ने CR पाटिल का फोन नंबर लगा दिया हेडलाइन में। फिर वही जब चीफ मिनिस्टर साहब ने ये अनाउंस किया कि हम स्टेट गवर्नमेंट की ओर से 10,000 इंजेक्शन भेज रहे सूरत के लिए, तब पूछा कि भाई ये 5,000 इंक्लूड है, तो कि नहीं 5,000 तो वो CR पाटिल जी कर रहे, 10,000 इंजेक्शन तो गवर्नमेंट की ओर से जा रहे। तो पूछा कि भाई तो CR पाटिल कहाँ से ला रहे इंजेक्शन? तो चीफ मिनिस्टर साहब ने बोला कि वो तो आप पाटिल साहब से ही पूछिए कि वो तो अगले दिन दिव्य भास्कर ने बहुत स्मार्ट काम किया। हाँ, भास्कर का रिपोर्टिंग ऑन कोविड मैनेजमेंट इज क्वाइट अग्रेसिव, वेरी अग्रेसिव रिपोर्टिंग बाय द भास्कर। तो ये थोड़ा सा ये क्या है महेश जी, ऐसा क्यों है? क्योंकि नॉर्मली ज्यादातर मीडिया हम देख रहे हैं कि बीजेपी के साथ के पक्ष में या उसके साथ पूरी तरह से या तो लेट गया है या फिर उनके साथ खड़ा हो गया है। तो दिव्य भास्कर ऐसा कैसे कर पा रहा है वहां पर? और वो तो मोदी जी के एक तरह से के किले में घुसकर काम करने वाली बात हुई। हाँ बिल्कुल। वैसे काफी चर्चा भी हो रही कि भास्कर एंड गवर्नमेंट के बीच थोड़ा वो तालमेल ज्यादा नहीं है। एंड जो 3 मेन पेपर है गुजरात में, गुजरात समाचार विच इज ट्रेडिशनली ऑलवेज एंटी एस्टेब्लिशमेंट, बट वो इट्स रन बाय ए जैन फैमिली एंड चीफ मिनिस्टर इज आल्सो ए जैन, सो मिनिस्टर इज आल्सो so there is गुजरात समाचार बहुत गवर्नमेंट के बारे में बहुत क्रिटिकल रहता है, बट वो चीफ मिनिस्टर को ठीक ठाक संभाल लेते हैं, चीफ मिनिस्टर को ब्लेम नहीं आने देते। हाँ, दूसरा जो पेपर है संदेश विच इज रन बाय पटेल फैमिली। तो अब पहले चीफ मिनिस्टर पटेल थे, अब वो जैन है, तो वो चीफ मिनिस्टर को ठोकने में बहुत वो उत्सुक रहते हैं, इसलिए so संदेश is also very aggressive on COVID and पूरा गवर्नमेंट ये नहीं कर रही है, गवर्नमेंट वो नहीं कर रही है जी। एंड अब भास्कर का वैसे कोई वो कम्युनिटी स्पेसिफिक वो नहीं था गुजरात में, बट अभी 1 साल से लग रहा है कि कोविड के बारे में, कोविड मैनेजमेंट के मुद्दे पर भास्कर इज वेरी अग्रेसिव। तो आपको याद होगा लास्ट ईयर भी जब वो राजकोट में एक अस्पताल में आग लग गई थी और 5-6 कोविड पेशेंट मर गए थे, वो भास्कर ने बहुत अग्रेसिवली रिपोर्टिंग किया, तो पुलिस राजकोट पुलिस ने भास्कर के कोरेस्पोंडेंट पे केस कर दिया था कि ये तो अस्पताल की रिपोर्ट तो वो सीक्रेट रिपोर्ट है, आप कैसे वो वहां जाके पब्लिश कर सकते हो। तो ये केस भी हुआ था, तब भी भास्कर ने कहा था कि वी विल कंटिन्यू टू डू इट। सो भास्कर ने एक बहुत अग्रेसिव स्टैंड लिया है गुजरात गवर्नमेंट के खिलाफ। ठीक बात। तो चलिए हम उम्मीद करते हैं कि जो दिव्य भास्कर का अपना स्टैंड है, मतलब बेहतरीन अच्छी पत्रकारिता, अच्छे जर्नलिज्म के लिए वो बना रहेगा, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि अतीत के जो हमारे जो अनुभव या हम देख पाते हैं, जो घटनाएं या उदाहरण है, उसमें बहुत एग्रेसिव और बहुत अच्छी इंटेंशन से पत्रकारिता करते तो हैं कुछ संस्थान, और उसके बाद जो मोटा विज्ञापन वाला आता है हिस्सा छापने के लिए, तो फिर उनके सुर बदल जाते। तो हम उम्मीद करेंगे कि उस सुर में बदलाव ना आए। इसका आरिफा आपको भी कुछ कहना है? ये जो पूरा CR पाटिल और इनका नहीं, मुझे जो आयरॉनिक लगे, मतलब जो महेश बोल रहे थे, इट्स वेरी ट्रू एंड
बहुत ऑब्वियस है कि गुजरात गवर्नमेंट इतना मतलब उनको बिल्कुल आदत नहीं है कि पूरा स्टेट का मीडिया उनके मतलब इतना अग्रेसिवली एक सॉर्ट ऑफ अकाउंटेबिलिटी डिमांड करेगा स्टेट से। तो आई थिंक ये जो कोविड के टाइम पे जो हुआ है इस बार, गुजरात गवर्नमेंट ने हाई कोर्ट में एफिडेविट तक मतलब बोला है कि मतलब ऐसे मीडिया पे, पूरे ही मीडिया पे एलिगेशन लगाया है कि नहीं गुजरात मीडिया इज बहुत बायस्ड है और एकदम ही वन साइडेड रिपोर्टिंग और फेक रिपोर्टिंग कर रहे हैं। और हाई कोर्ट ने उस गवर्नमेंट को मतलब सॉर्ट ऑफ सुना दिया इस पे कि ऐसा तो नहीं हो सकता कि सारा मीडिया गलत बोल रहा है। क्योंकि जो हाई कोर्ट की जो सो मोटू पिटिशन है दैट इज एंटायरली बेस्ड ऑन द लोकल मीडिया रिपोर्ट्स। जी, तो चीफ जस्टिस साहब ने लोकल मीडिया के रिपोर्ट्स भी अटैच किए हुए हैं वो पिटिशन में व्हाइल इनिशिएटिंग द प्रोसीडिंग्स। ठीक बात। तो गवर्नमेंट कितनी डेस्परेट है कि हाई कोर्ट में ऐसे कंप्लेन करेगा कि नहीं हमारी पूरी मीडिया हमारे खिलाफ है। पर इस तरह का ये अभी पूरा पैटर्न है, अगर आप देखेंगी तो ये चीज सुप्रीम कोर्ट में भी अलग अलग मौकों पर दिखी है जब सरकार के खिलाफ कोई बात हुई है गई है, और ये वहां पर गुजरात के हाईकोर्ट में भी। तो ये एक पैटर्न है, इसमें कोई बहुत नई चीज नहीं दिख रही है। पर मुझे एक समझ में नहीं आता कि ये आर्ग्यूमेंट कैसे है कि पूरी मीडिया हमारे खिलाफ है। होनी भी चाहिए मतलब होनी चाहिए, एक्चुअली आपके खिलाफ ही होनी चाहिए। या कम से कम इशू दर इशू बेस्ड तो खिलाफ होनी चाहिए कि आपका मैनेजमेंट है। जनरली एंटी एस्टैब्लिशमेंट तो होनी चाहिए। मतलब आप ऐसे कैसे बोल सकते हो कोर्ट में कि अरे मीडिया हमारे खामियां निकाल रहा है तो मतलब ये क्या मतलब हुआ। एक और आयरॉनिक, जैसे आरिफा कह रहे थे, बहुत आयरॉनिक है। एक और बहुत आयरॉनिक बात हमारे जो प्रोड्यूसर है ध्यानेश ने हमको बताई कि भास्कर को गुजरात में लाने वाले ही नरेंद्र मोदी थे। ओह, हाँ, ये दोनों संदेश इन गुजरात समाचार की लड़ाई के बीच वो एक तीसरा प्लेटफॉर्म चाहते थे, इसलिए वो लेकिन अब वो भास्कर को लगा कि मोदी जी तो गए दिल्ली, हम अपना काम अब अपने से करते हैं यहाँ पे। अच्छा, एक और छोटी सी बात, और हम तो चूंकि अपनी चर्चा के आखिरी पड़ाव पर हैं, बस एक और सवाल है आप तीनों लोगों से, बहुत उसको हम डिस्कस कर लें, और क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण पहलू है। जो विदेशी वैक्सीन्स आई हैं हिंदुस्तान में, जिनको अभी इमरजेंसी यूज का ऑर्डर दिया है, सरकार ने अनुमति दी है, हम देख रहे थे कि उसमें स्पुतनिक भी है और कुछ है, बाद में उसको ऑर्डर दिया गवर्नमेंट ने। राहुल गांधी इसकी मांग कर रहे थे, आज से हफ्ते भर पहले उन्होंने कहा था कि जब स्थिति खराब है हमें, तो विदेशी बहुत सारी वैक्सीन के लिए ये दरवाजे खोलने चाहिए, उनका भी हमें आयात करना चाहिए, उसको इंपोर्ट करने की छूट सरकार को देनी चाहिए। और उस दिन उनके काउंटर में जो हमारे कानून मंत्री हैं रविशंकर प्रसाद, उनका एक बहुत ही मतलब घिनौना भी कह सकते हैं और बहुत ही बैड टेस्ट में एक बयान आया कि राहुल गांधी अब जो इनको हिंदुस्तान से, भारत से कोई मोहब्बत नहीं है, प्यार नहीं है, अब ये विदेशी कंपनियों की लाइजनिंग करने लगे। हिंदी में मैं कहूँ तो विदेशी कंपनियों के दलाल बन गए हैं। बेसिकली उनका ये कहना था कि हिंदुस्तान की जो कंपनियां हैं वैक्सीन की, वही देंगी तो ठीक रहेगा, विदेशी कंपनियों को छूट देने की जरूरत नहीं है। और एक हफ्ते के अंदर मोदी जी ने, अच्छा मोदी जी भी मस्त आदमी है, वो एकदम उलट पलट कर रख देते हैं सबको खोल के। 4 दिन पहले किसी को पता नहीं, वो 1000 की नोट लहराता घूम रहा था, और 4 दिन बाद उन्होंने कह दिया कि अब नोटबंदी होगी। अब नोट का क्या होगा। और रविशंकर प्रसाद कह रहे हैं कि ये दलाल है राहुल गांधी दूसरी पार्टी के, विदेशी कंपनियों के, कि विदेशी कंपनियों की एंट्री भारत में करवाना चाह रहे हैं और उनकी वैक्सीन चाह रहे हैं, जब उनको अपनी वैक्सीन पे भरोसा नहीं है। और मोदी जी ने अगले दिन 4, 5, 6 सबको एंट्री दे दी, कहीं सब लोग आओ, क्योंकि अभी तो हम ऑक्सीजन भी इंपोर्ट तो मतलब ये हंसने की बात नहीं है, बड़ा अजीब सा ये सिचुएशन है। नहीं सर, हंसने की ही बात है। जैसे लोगों को कुछ पता नहीं है, कैबिनेट नाम की कोई संस्था बची नहीं है, या उसका कोई महत्व नहीं रह गया, उस पर मैं जानना चाह रहा हूँ। और ये लैंग्वेज जो है कि एक दूसरी अपोजिशन पार्टी का इतना टॉप लीडर है, उसके लिए इस तरह के कि वो दलाली कर रहा है दूसरी पार्टी। आप लोगों की टिप्पणी में इसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। I mean, मुझे तो ये सरप्राइजिंग बिल्कुल नहीं लग रहा है एक्चुअली। ये एक जितना एक गवर्नमेंट ज्यादा अथॉरिटेरियन बनता रहेगा, उतना ज्यादा ऐसा होने वाला है। पर ये गवर्नमेंट जो है, जो एरोगेंस है, इस लेवल का एरोगेंस, मतलब अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट भी होती है, लेकिन इस लेवल का ऑपोजिशन के लिए या बाकी नेताओं के लिए ये एरोगेंस भी अजीब सी, मतलब थोड़ा सा वो चिंता में डालते हैं। I mean,
उतना नहीं जितना देश में दूसरी चीजें मुझे चिंता में डालती। ठीक बात। ऑपोजिशन लीडर्स राहुल गांधी खैर इतने सक्षम है कि वो मैनेज कर लेंगे। हाँ वो मैनेज कर लेंगे। तो कमेंट्री उस पर आनी अगर आए तो ज्यादा बेहतर है महेश जी, कि कैबिनेट में अपने कोलीग्स को भी, जो एक डेमोक्रेटिक नेचर होता है नेता, किसी नेता का, कि सबको साथ में लेकर कम से कम अपने करीबी सहयोगी जो है मंत्री हैं, उनके कैबिनेट के कोलीग हैं, किसी को कुछ नहीं पता रहता क्या होने वाला है अगले दिन। हाँ हाँ बिल्कुल, ये तो ये तो गवर्नमेंट तो पीएमओ से एंड एनएचए से ही चल रही है। तो जो रविशंकर प्रसाद साहब या दूसरे जो कैबिनेट मिनिस्टर से, उनको तो बस मीडिया में आके कुछ भी जो दिमाग में आता है वो बोल देते हैं उसको। हाँ, गुजरात में भी वही था ना, जब गुजरात में साहब चीफ मिनिस्टर थे तब वही था। तो इन दैट वे इट्स नॉट सरप्राइजिंग। प्रॉब्लम ये है कि ये एरोगेंस तो बहुत आ गई है। ये एरोगेंस जो प्राइम मिनिस्टर है, होम मिनिस्टर साहब से भी ज्यादा दूसरे कैबिनेट मिनिस्टर्स के पास आ गए, हालांकि उसके पास पावर्स कुछ है ही नहीं, वो डिसाइड उसको ले दे के मोदी जी ने कहा तुम एरोगेंस से काम चलाओ। तो ये इट्स वेरी फनी एंड इट्स वेरी वरीसम आल्सो फॉर द डेमोक्रेटिक सेटअप ऑफ द कंट्री। ठीक बात। मेघनाथ, एक्चुअली आपने सब बातें बोली दी है तो मैं इस पे ज्यादा कुछ बोलना नहीं चाहूंगा, पर मेरा पहले जो मैंने पॉइंट कहा था वही मैं फिर से लेके आऊंगा कि जो है ये हेडलाइन मैनेजमेंट की गवर्नमेंट है। मुझे तो कभी कभी लगता है कि ये मिनिस्टर्स ऐसे बयान देते हैं, जैसे दिलीप घोष भी कभी कभी कुछ भी बोल देते हैं, मतलब क्या दूध में सोना है वगैरह वगैरह। तो मुझे लगता है कि ये गवर्नमेंट ने परफेक्टली ऐसे लोग चुने हैं जो ये ऐसे आउटरेजियस स्टेटमेंट्स करके मीडिया का ध्यान बटा पाए और फिर वहां पर उस पे बवाल खड़ा कर देते हैं। बेसिकली कोई भी ले लो आप, मतलब प्रो गवर्नमेंट मीडिया ले लो, एंटी गवर्नमेंट मीडिया ले लो, जो भी है सब इस पर फोकस करेंगे, सब उनका इधर मजाक उड़ाएंगे या फिर वो शेयर करेंगे या फिर कुछ तो भी करेंगे। पर असली जो मुद्दा है, जो कि हमारा कोविड का इतना बड़ा मिसमैनेजमेंट चालू है गवर्नमेंट का एक्सेट्रा, उससे थोड़ा उनको रिलीफ मिल जाता है। मतलब उस पे तो कोई बात नहीं कर रहा है थोड़ी देर के लिए, फिर एक और मिनिस्टर आएगा कुछ तो भी बोल देगा, फिर उस पे बवाल हो जाएगा। जैसे अतुल सर ने पिछले ही हफ्ते टिप्पणी में एक बहुत बड़ा रिसर्च किया था, योगी आदित्यनाथ ने चूतिया बोल दिया तो अतुल सर ने एकदम डिसर्टेशन पेपर ही निकाल दिया। तो ये वर्ड का ओरिजिन कहाँ से आता है, क्या होता है एक्सेट्रा। बट मुझे वही आपने जो एक बात कही थी कि एक वो छोटा सा शब्द बोल दिया तो कितना उस पर डिस्कशन हो रहा था और कितना लोग उसको डिफेंड करने में, फिर फेक न्यूज है, फिर एडिट कर दिया, फिर ये कितना बवाल हुआ था उस पर। अटेंशन डाइवर्ट करने की टैक्टिक्स है पूरी। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत सारी जो खामियां इसमें वो पीछे छूट जाती हैं, उस पर ध्यान नहीं जाता लोगों का। ठीक बात। ये एक स्ट्रेटजी हो सकती है पॉलिटिकल पार्टियों के लिए, काफी काम की। और उसी बात पर अगर आप अतुल सर देखेंगे तो अगर हमारे रिपोर्ट्स देखेंगे आपके YouTube चैनल पे, तो हमने जो बंगाल में जो इलेक्शंस थे उस पर रिपोर्ट्स किए और हम काफी और रिपोर्ट्स डाल रहे हैं। हमारे यहाँ पे ये सब डिस्ट्रैक्शन से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम तो एड से चलते हैं नहीं। हमको बेसिकली आई बॉल्स नहीं चाहिए कि व्यूअर्स देखेंगे तभी हमको पैसा मिलेगा, ऐसा कुछ है नहीं, क्योंकि हम चलते हैं आपके सपोर्ट से। और इसीलिए हम कहते हैं आप हमको सपोर्ट कीजिए और कहिए मेरे खर्च पर आजाद है खबरें। ठीक बात। तो आखिरी एकदम पड़ाव पर हैं हम अपनी चर्चा के, और रिकमेंडेशन का राउंड है वो पूरा कर लेते हैं। सबसे पहले मेघनाथ आप बताइए क्या हमारे श्रोताओं को रिकमेंड करेंगे इस हफ्ते। मैं थोड़ा सा अपने दिमाग को थोड़ा मैं ठंडा रखने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि आप अगर अभी सोशल मीडिया पे जाएंगे तो एक टर्म है अतुल सर, डूम स्क्रोलिंग। मतलब अगर आप ऐसे कोई इवेंट हो रहा है जो कैटास्ट्रोफिक है और आप ऐसे एक्सीडेंट देखते हैं ना, मतलब सामने से जा रहे तो देखना ही पड़ेगा आपको वो एक्सीडेंट। तो सोशल मीडिया पे जाके ऐसे लग रहा है अभी कि एक तो इतने अपडेट्स आ रहे हैं इसके वजह से, और इतनी एक्चुअली न्यूज भी आ रही है कि काफी लोग पॉजिटिव है, न्यूज लॉन्ड्री में भी कुछ लोग पॉजिटिव है। तो थोड़ा सा दिमाग को ठंडा करने के लिए मैं ना बहुत सारे क्राइम डॉक्यूमेंट्रीज देख रहा हूँ, कि जो मतलब मेरा लॉजिक है कि अभी बाहर जो सिचुएशन है वो खराब है, तो उससे और क्या खराब हुआ होगा वो ढूंढो। तो मैं देख रहा हूँ, मैंने 2-3 डॉक्यूमेंट्रीज देखी। एक तो इविल जीनियस कर एक है,
ट्रू स्टोरी ऑफ अमेरिकाज मोस्ट डायबोलिकल बैंक हाइस्ट, वो एक बहुत ही गजब डॉक्यूमेंट्री है, वो देखी मैंने। और मैंने एक और जो देखा वो है नाइट स्टॉकर, ये एक सीरियल किलर की एक कहानी है। तो 2 डॉक्यूमेंट्रीज देखी मैंने लास्ट वीक, और मेरा ये बिंज चालू है अभी, मेरा और भी डॉक्यूमेंट्रीज देखना चालू है। एकदम। महेश, आप क्या रिकमेंड करेंगे? तो मैं एक बहुत बढ़िया किताब पढ़ रहा हूँ, ये अनंत कृष्णन की किताब है, इंडियाज चाइना चैलेंज, ए जर्नी थ्रू चाइनाज राइज एंड व्हाट इट मीन्स फॉर इंडिया। Since we are dealing with the pandemic which has its origin in China, I think people should read this book, and the way China has grown, and it has a lot of implications for India, right? And abhi jo India or China, they are not on their best of terms. This time I will strongly recommend that people should read this book. ठीक बात। आरिफा, आप क्या रिकमेंड करेंगी? मुझे तो एक्चुअली बहुत डूम स्क्रॉलिंग कर रही हूँ मैं। आई वुड एक्चुअली रेकमेंड कि आई थिंक अभी जो सबसे आउटरीजियस चीज तो हो रही है और जो हमें शायद डिमांड करना चाहिए, इसके कुंभ मेला को अभी सस्पेंड कर देना चाहिए, अभी एंड कर देना चाहिए। तो एक्चुअली स्क्रॉल में ही आज रिपोर्ट आया है मेरे कलीग का, अर्नब का, उसने लिखा है व्हाई कांट इंडिया सस्पेंड द कुंभ। तो आई वुड रेकमेंड कि लोग उसको भी पढ़े और सवाल उठाए। बिल्कुल ठीक बात। मैं 2-3 रिकमेंडेशन करूंगा। रिकमेंडेशन है मेरे, एक तो अपने सभी श्रोताओं को इसकी जानकारी देना है कि न्यूज लॉन्ड्री अब अपनी एक अलग हिंदी की एक अलग वेबसाइट में आपके सामने है, hindi.newslaundry.com। तो उसको जरूर देखें, वहां पर जाएं, अपने विचार दें, जो भी सुझाव हैं, जो भी उसमें गड़बड़ियां आपको दिखती हैं तो हमें बताएं। तो न्यूज लॉन्ड्री हिंदी के बारे में ये बहुत जरूरी जानकारी थी। इसके अलावा रिकमेंडेशन के तौर पर 2-3 चीजें हैं मेरे पास। एक तो एक डॉक्यूमेंट्री है, इस पे क्या कहते हैं, अमेजॉन प्राइम पे, द मैन विद द आयरन हार्ट। ये बेसिकली एसएस का चीफ था और जिसको फाइनल सोल्यूशन के मेन आर्किटेक्ट्स में एक था, उसके असैसिनेशन की कहानी है। 2 रेवोल्यूशनरी थे, उन्होंने किस तरह से उसको असैसिनेट किया, उसके ऊपर बनी है। तो अच्छी डॉक्यूमेंट्री एक फिल्म है ये। और इसके अलावा एक रिकमेंडेशन है मेरा, जो कि scroll.in से ही है, अर्नब सैकिया की, इंडिया प्लेड डाउन न्यू स्ट्रेन टू अवॉइड पैनिक, जो कि नए स्ट्रेन के फैलाव को किस तरह से भारत ने लगातार डाउन प्ले किया, उसको छुपाने की कोशिश की, और जिसकी वजह से ये और ज्यादा बढ़ने तेजी से फैला। तो ये एक अच्छी रिपोर्ट है, अर्नब सैकिया ने लिखी है। और इसके अलावा एक लिटरेचर से जुड़ा मेरा छोटा सा रिकमेंडेशन है, छोटा सा क्या, बहुत, अगर हिंदी लिटरेचर में किसी को बहुत ज्यादा रुचि है तो वो रविंद्र कालिया थे, जो कि ज्ञानपीठ के हेड थे, चीफ थे ज्ञानपीठ, जो कि हिंदी का एक बड़ा पुरस्कार भी है, उसके हेड थे। अभी उनकी कुछ साल पहले ही डेथ हुई है। उनकी अपनी एक बायोग्राफी है, गालिब छुपी शराब, तो उसको पढ़ें, बहुत दिलचस्प प्रोज उसमें पढ़ने को मिलेगा हिंदी का। मेघनाथ, आप कुछ और कह रहे थे? हाँ, मैं एक और एक्चुअली रिकमेंडेशन करना भूल गया। एक हम एक्चुअली इस पर चर्चा नहीं कर पाए, पर सीतलकुची में जो इवेंट हुआ था, जो विलेजर्स को 4 विलेजर्स को शूट करके मारा गया था वोटिंग के समय पे, 10 तारीख को हुआ था वो। तो उस पर मनीषा ने और परीक्षित ने एक बहुत ही अच्छा ग्राउंड रिपोर्ट किया है, और वो आपको दिखाएगा कि कैसे मेन स्ट्रीम मीडिया में, टीवी पे कैसा एक नैरेटिव चल रहा था, बट ग्राउंड पे कुछ और ही एसेंशियली हुआ था। तो आप वो जरूर पढ़िए, रिपोर्ट पढ़िए, वीडियो रिपोर्ट भी आ चुकी है उसकी यूट्यूब पर। और एक और है, बसंत ने एक इंटरव्यू किया है पंकज त्रिपाठी का, तो वो जरूर देखिए, क्योंकि उसमें कुछ उसने बहुत ही मजेदार क्वेश्चंस पूछे, तो जरूर वो भी देखिएगा न्यूज लॉन्ड्री हिंदी पर। ठीक बात। तो आज की चर्चा को हम यहीं रोकेंगे। महेश, आरिफा, मेघनाथ, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया, थैंक यू। न्यूज लॉन्ड्री के सभी पॉडकास्ट टिचर, आईट्यूज और दूसरे पॉडकास्ट प्लेटफॉर्म पे उपलब्ध हैं। खबरों को विज्ञापन के दबाव से आजाद रखें, न्यूज लॉन्ड्री को सब्सक्राइब करें।